to you YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट मराठी अंतर भारती का ये एनुअल यानी सालाना गेस्ट पेपर है। इस पेपर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सवालात का कौन से जवाबात आएंगे। लिहाजा इसमें विभाग एक गद्य यानी सबक में सबसे पहला पैराग्राफ मराठी के बदलने म्हणजे काय इस सबक से पूछा गया है। इसमें सबसे पहला सवाल नंबर 1 अ पूछा हुआ है। उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा यानी हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। उसमें ज़िम्नी सवाल है आकृति पूर्ण करा यानी खाका मुकम्मल कीजिए। आप याद रखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर सवाल में खाका बना हुआ है, जवाब में भी खाका बनाना ज़रूरी है। खाका बनाते वक्त आप पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको पेन का इस्तेमाल ही करना है। उपयोजित लेखन व्याकरण कृति में आपको शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन गद्य और पद्य विभाग में जो सवालात पूछे जाते हैं उनमें जो शक्लें आकृतियाँ रहती है वो आकृति आपको बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर 2 नंबर के लिए सवाल पूछा हुआ है सप्त सूर मंजे सप्तरंगी मंजे यानी सप्त सूर क्या है और सप्तरंग क्या है। तो इसका जवाब सबसे पहले हम सप्त सूर का लिखेंगे। इसका जवाब है, देखो यहाँ पर एकापेक्षा वेगळा सूर त्या सुरावटींच्या सरमिसळीतून उमललेले संगीत। उसी तरह से अब सप्तरंग म्हणजे काय, इसका जवाब हमको यहाँ मिलेगा एकातून दुसरा बदल आणि त्यातून विकसित झालेले रंगाचे अनुपम सौंदर्य, ये है सप्तरंग। 2 लाइन लिखने पर हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह ज़िम्नी सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है पाठात आलेले रंगांची नावे लिहा। एक शक्ल बनी हुई है दायरानुमा, उसमें 2 रंग के ऑलरेडी नाम लिखे हुए हैं हिरवा आणि लाल। ये 1 नंबर के लिए पूछा हुआ है, हमें 2 रंगों के नाम लिखना है यानी आधा नंबर हमको मिलेगा। तो हिरवा और लाल ये रंग को छोड़कर 2 रंग हमें यहाँ मिलेंगे काला आणि पांढरा। ये 2 रंग के यहाँ पर नाम लिखने पर हमें 1 नंबर मिल जाएगा। उसी तरह से सौमत 3 नंबर के लिए पूछा गया है। इसमें सवाल है पालकांनी दूरध्वनी देण्यास नकार दिला, तुम्ही हा बदल स्वीकारणार का, कारण लिहा। सौमत है 6 से 8 लाइन हमें लिखना पड़ेगा। तो जवाब हम यूँ लिख सकते हैं पालकांनी दूरध्वनी देण्यास नकार दिला याबद्दल माझे उत्तर खालीलप्रमाणे आहे। 1 लाइन हमें मिल गई है। अब जवाब शुरू करेंगे। जर पालकांनी मला दूरध्वनी देण्यास नकार दिला तर हा बदल मी स्वीकारणार, कारण पालक आमचे हे आमच्या हितासाठी करणारे आहेत आणि त्यांनी ज्या विचार करून आम्हाला दूरध्वनी देण्यास नकार दिला असेल तर ते आमचे हिताचे असतील। हे विचार करून आम्ही हा बदल स्वीकारणार आणि मोबाईल किंवा दूरध्वनी घेण्यास नकार देणार। अशा प्रकारे याबद्दल माझे सहमत होते। इसके अलावा हम बहुत सारे जवाबात यहाँ पर लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। अब उतारा नंबर 2 यानी आ उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। यहाँ पर डास पीठिका इस सबक से एक पैराग्राफ लिया गया है और उसमें ज़िम्नी सवाल है उतार्यामध्ये शोधून लिहा यानी पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखो। पहले खाली जगह है एक प्रकारचे आवाज़ यानी एक किस्म की आवाज़, वो हमें खाली जगह में लिखना रहेगा। दूसरा है एक शरीर भाग एक जिस्म का हिस्सा, उस जिस्म के हिस्से का हमको नाम लिखना रहेगा। 2 खाली जगह है और 2 नंबर यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो पहला सवाल एक प्रकार से आवाज़, अब इसका जवाब हमें यहाँ मिलेगा गुनगुन।
गुनगुन ये एक तरह की आवाज है। शरीर भाग, यहां पर इसके दो जवाब हो सकते हैं, ये वाले। नरड़े यानी गला, पंख यानी पर, ये दोनों भी के हिस्से हैं। दोनों में से एक भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसी तरह से दूसरा ज़िमनी सवाल इस पैराग्राफ में पूछा हुआ है। एक शब्दात उत्तरे लिहा, यानी एक लफ्ज में जवाबात लिखो। 2 नंबर के लिए पूछा हुआ है, 2 बॉक्स है। यहां पर भी आपको बॉक्स बनाना कंपलसरी रहेगा। सेकंदात वेड़ा पंख हलवावे लागतात, 1 सेकंड में इतने वक्त पंख हिलाना पड़ता है। कितने मरतबा? तो उसका जवाब यहाँ पर रहेगा सैकड़ों। एक लफ्ज में हमें जवाब लिखना है। दूसरा, डॉक्टर संशोधकांनी शोधलेले रसायन, माहिरीन डॉक्टर ने कौन सा केमिकल तलाश किया था? उसका जवाब है एनेस्थेशिया। उसके बाद सवाल नंबर 3, कारणे लिहा। सगळ्यांच्या तोंडून एकदम वाह असा उद्गार बाहेर पडला कारण। इसका जवाब हमें पैराग्राफ में मिल जाएगा। इसका मतलब होता है सवाल का ये कि सबके जुबान से निकला है एकदम वाह। क्यों निकला है उसका हमें वजह लिखना है, तो उसका जवाब हमको यहाँ मिलेगा। तो जवाब यूँ लिखेंगे हम, सगळ्यांच्या तोंडून एकदम वाह असा उद्गार बाहेर पडला कारण त्यांच्यातला एक डॉक्टर संशोधक पुढे आला, म्हणाला मी एक लोकल ॲनेस्थेशिया देणारे रसायन शोधले, आपल्या सुईवर लावायचे की ते खुपसलेली त्याला कळायचे नाही। ये उसका जवाब हो गया। पद्य विभाग यहाँ से शुरू हो रहा है। नज़म है पहली, खोप्यामधी खोपा से ये पैराग्राफ लिया हुआ है। इसमें सबसे पहला सवाल है, आकृति पूर्ण करा, यानी खाका मुकम्मल कीजिए। खोप्याला दिलेली उपमा, उपमा के मानी आप याद रखेंगे तशबीह। तो खोपे को किस चीज़ से तशबीह दी गई है वो हमें लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके 2 जवाब हो सकते हैं। नंबर 1 झोका या गिलक्याचा कोसा, दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। उसके बाद उत्तर लिहा यानी जवाबात लिखो। सुगरणीने पिलांसाठी काय केले, इसका मतलब हुआ सुगरनी ने अपने बच्चों के लिए क्या किया। तो इसका जवाब रहेगा सुगरणीने पिलांसाठी खोपा इनला। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जवाब। उसके बाद सवाल नंबर 2, खालील ओळींचा तुम्हाला समजलेला सरळ अर्थ लिहा। मंदरजा झैल लाइंस का आपको समझा हुआ मतलब लिखिए। ये 2 नंबर के लिए सवाल होता है सरल अर्थ का। इसमें खुलासा लिखना होता है। यहाँ पर 2 लाइन दी हुई है, पाखराची कारागिरी जरा देख रे मानसा। अब मराठी में हमको जवाब होता है, ये लिखने की ट्रिक होती है। ये सब आपको मेहनत से आएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज मानी पर जोर देना चाहिए। जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिलेली ओडी अर्थ। सदर ओळी खोप्यामधी खोपा या कवितेतून घेतलेली आहे, ज्यामध्ये कवीने विपुल लेखन केले आहे। ही एक लाइन हमारी हो गई। नंबर 2, या ओळीमध्ये कवी सांगित आहे की हे माणसा तू जरा पाखरांची कारागिरी देख, की त्यांची कारागिरी किती चांगली आहे। ते पाखरे असताना, त्यांना फक्त पाय आणि चोच असताना ते किती सुंदर सुंदर खोपे बांधतात। म्हणून देवाने तर तुला 10 बोटे, 2 पाय, 2 हात दिलेले आहेत। तू त्यापेक्षा चांगला काम करू शकतो। अशा प्रकारे कवि ने मानसाला शिकवण दिली आहे। इसके अलावा आप अपनी तरह से तशरीह कर सकते हैं।
उसके बाद नज़म नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें जो संतवानी दी हुई है शेख मोहम्मद सांगती सेव और दूसरी संतवानी है, तो उन 2 संतवानी में से एक संतवानी कंपलसरी होती है। ये अच्छी तरह से आप याद रखना, ये मध्ययुगीन कविताएं हैं। दोनों संतवानी में से एक संतवानी 100% आपको पेपर में पूछी जाती है, इसलिए दोनों संतवानी की आप अच्छी तरह से स्टडी कर ले। अब यहाँ पर हमें संतवानी नंबर 1 पूछी हुई है, उसमें सवाल नंबर आ है, कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। केकतीला, पहला लिखा हुआ है केकतीला और 2 एरोज दिए हुए हैं वेड़े और नीचे है भीतरी। तो केकतीला वेड़े, वेड़े किस चीज़ के हैं? तो लिखेंगे यहाँ पर, देखो आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काट्यांचे वेड़े। भीतरी यहाँ पर लिखेंगे निपजती केवड़े। यहाँ पर दिया जा रहा है, जवाब अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जिम्नी सवाल नंबर 2, साधुचे शब्द, साधु के लफ्ज़ कैसे है? तो यहाँ पर उसका जवाब रहेगा गाढ़े। उसके बाद दिलेल्या पंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा। फिर से हमें 2 नंबर के लिए सवाल लिखा हुआ है कि दी हुई लाइन का खुलासा लिखिए, आसान मतलब लिखिए। और ओड़ी दी हुई है केकतीला काट्यांचे वेढे, भीतरी निपजती केवड़े, तैसे साधूचे शब्द गाड़े, परोपकारा लागी। आप एक लाइन अच्छी तरह से याद कर लो जो जनरली हमारे काम में आती है, जिसे हम लिखेंगे उत्तर। सदर ओडी कवितेमधून घेतलेली आहे, ज्यामध्ये कवीने विपुल लेखन केलेले आहे। उपरोक्त ओळींचा सरळ अर्थ खालील प्रमाणे आहे। एक अच्छा तरीका लगता है। बाकी जवाब हम यहाँ पर दे रहे हैं, अब उसको अच्छी तरह से देख ले। ये 2 लाइनों का मतलब है मराठी में। उसके बाद विभाग 3 व्याकरण विभाग शुरू होता है। यहाँ पर सवाल नंबर 3, व्याकरण घटकावर आधारित कृती। ग्रामर के जुज पर मबनी सवालात है। नंबर 1, सूचनेनुसार कृती सोडवा, हिदायत के मुताबिक अमल करो। 2 बॉक्स दिए हुए हैं, बीच में एक जुमला लिखा हुआ है, मला सर्व वृत्तांत कळला आहे। ऊपर के एरो में हमें काल ओळखा, यानी इसका ज़माना पहचानना है कि कौन सा ज़माना है। इजी है, इसमें आहे आया है यानी है आया है, इसलिए ज़माना ज़माने हाल रहेगा यानी वर्तमान काल रहेगा। नीचे एरो दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है भविष्यकाल करा, यानी जो बीच में जुमला दिया हुआ है उस जुमले को हमको भविष्यकाल में तब्दील करना है। तो जवाब कैसे बनेगा? मला सर्व वृत्तांत कळेल, इस तरह का जवाब बनेगा। उसके बाद सवाल नंबर 2, वाक्प्रचारांचा त्यांच्या अर्थासोबत जोड्या लावा। यहाँ पर सर्कल है और कुछ 5 वर्ड दिए हुए हैं, हमको वाक्प्रचार और उनके मतलब की जोड़ियाँ लगाना है। इसमें से एक एक्स्ट्रा रहेगा, तो जोड़ियाँ लगेंगी। साथ घालने, उसका मतलब होता है हाँक मारने। समरस होने, इस मुहावरे का मतलब होता है एक रूप होने। उसके बाद आ शब्द संपत्ति से पूछा हुआ है, समानार्थी शब्दांच्या जोड्या लावा। यहाँ पर कुछ लफ्ज़ दिए हुए जिसमें हमको समानार्थी शब्द की जोड़ियाँ लगाना है। तो इन 5 लफ्ज़ों में पहली जोड़ी बनेगी आई जननी, दोनों के मानी होते हैं माँ, इसलिए समानार्थी शब्द हुए। उसके बाद वृक्ष झाड़, दोनों के मानी होते हैं दरख्त। इस तरह से समानार्थी लफ्ज़ों की जोड़ियाँ बन गई। अब सवाल नंबर 2, पुढील शब्दातील अक्षरापासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। ये सवाल हमेशा बहुत इजी आता है, 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। बस आप मराठी में सवाल का मतलब समझ लें कि मंदरजा झैल में लफ्ज़ दिया हुआ है, उसके अक्षर से 2 बमानी लफ्ज़ बनाइए। अब एक लफ्ज़ दिया हुआ है व्याख्यान माला, एक लफ्ज़ से हमको 2 लफ्ज़ बनाना है। तो 2 लफ्ज़ कैसे बनेंगे? व्याख्यान 1, माला 1, दोनों को अलग अलग करके आपको लिख देना है।
एक लफ्ज़ को 2 टुकड़ों में बांट देना है, उस पर 1 नंबर मिल जाता है। बहुत आसान है। अब यहाँ पर अचूक शब्द ओळखून लिहा, जो सही लफ्ज़ है वो पहचान कर लिखो। अब इस 4 लफ्ज़ों में जो लफ्ज़ सही रहेगा उस लफ्ज़ को उठाकर अपने आंसर शीट में लिख देना है। चारों लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो सही है वही लफ्ज़ को उठाकर अपने पेपर में लिख देना है। सवाल नंबर ई डालना है, उत्तर डालना है। अब इसमें सबसे जो सही लफ्ज़ है वो नंबर 1 पर है, संरक्षण, जो आपको पिंक कलर में दिखाया जा रहा है। बड़ी ई खालील वाक्यात आलेली विराम चिन्हांची नावे लिहा। मंदरजा झैल जुमले में आए हुए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। कम से कम 2 तो हमको बताना रहेगा क्योंकि 1 नंबर के लिए पूछा हुआ है। तो इसमें जो सबसे आसान है, पहला निशान है एक्सक्लेमेटरी निशान, जो लास्ट में पूछा हुआ है, बीच में भी पूछा हुआ है, उसे कहते हैं मराठी में उद्गार वाचक चिन्ह। तो पेपर में आपको उत्तर डाल के निशान बनाना है, उसके आगे जवाब लिखना है कि वो कौन सा निशान है। और दूसरा है अल्प विराम। ये दोनों लिखने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। उसके बाद पेपर का सबसे आखिरी हिस्सा उपयोजित लेखन शुरू होता है, और उपयोजित लेखन में सबसे पहले पत्र लेखन हमसे पूछा हुआ है 4 नंबर के लिए। मतदान जागरूकता अभियान शाळेत पार पडले आहे, खालील मुद्द्यांच्या आधारे ईमेलिंग पत्र तैयार करा। मतदान जागरूकता अभियान स्कूल में अभी अभी पेश हुआ है, उसके हिसाब से आपको ईमेलिंग पत्र बनाना है। उमर अज्जब सेकेंडरी स्कूल मदनपुरा से मतदान जागरूकता अभियान, उसमें हमें क्या बताया गया है, मतदान आमचे हक्क, मतदान एक जवाबदारी, स्थळ मदनपुरा, वेळ। अब नीचे इसके हिसाब से मैं 2 सवाल पूछे हुए हैं। लेफ्ट साइड में आपके मतदान जागरूकता अभियान बाबत माहिती देणारे ईमेलिंग पत्र आपल्या वडिलांना लिहा। मतदान की जागरूकता अभियान के बारे में मालूमात देने वाला पत्र आपके अब्बू को लिखना है। एक दूसरा ऑप्शन है मतदान करण्याचे महत्त्व सांगणारे ईमेल पत्र आपल्या मित्राला लिहा। वोटिंग करने की अहमियत बताने वाला ईमेलिंग पत्र अपने दोस्तों को लिखो। एक तो अब्बू को लिखना है या तो फिर अपने दोस्त को लिखना है। अब यहाँ पर दोनों भी रिश्तेदार है, यानी हमारा अनौपचारिक पत्र है, दोनों भी है ना, दोनों भी पत्र, एक अब्बू को लिखना है और एक दोस्त को लिखना है, लेकिन दोनों में से हमको एक ही लिखना है। एक तो अब्बू को लिखना है मालूमात देने वाला पत्र मतदान के बारे में, या तो अपने दोस्त को लिखना है कि वोटिंग की अहमियत क्या है। सबसे पहले तो आपके जहन में आना चाहिए कि कौन सा लेटर है, तो उसका जवाब है ये अनौपचारिक है। अनौपचारिक में उसके बाद हम क्या लगते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक, उसके बाद प्रति। अब प्रति में किसका एड्रेस आएगा, हम किसको लिख रहे हैं, एक तो अब्बू को लिख रहे हैं या तो फिर हम अपने दोस्त को लिख रहे हैं। अब अब्बू को लिख रहे हैं तो अब्बू का पता नहीं है, नाम नहीं है, तो हमको अपने दिल से डालना पड़ेगा। तो पते में आएगा प्रति कौमा क दुर्गा मार्ग नांदेड़ 001। इस तरह से कुछ भी एड्रेस हम डालेंगे। अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो यहाँ पर दोस्त का नाम भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए दोस्त का नाम भी हम क दुर्गा मार्ग नांदेड़ 01 ऐसे डालेंगे क्योंकि एड्रेस दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ का खास हिस्सा बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा कि पत्र लिखण्याचे मुख्य कारण असे की, अब मैं किसको लिख रहा हूँ, अपने दोस्त को लिख रहा हूँ कि पत्र लिखण्याचे मुख्य कारण असे की प्रिय मित्र, मतदान हे खूप महत्त्वाचे असते, एक मत देशाला मार्गी लावते आणि एक मत देशाला उन्नतीच्या मार्गावर लावतो, म्हणून आपल्या वडिलांना नातेवाईकांना मतदान करण्यास सांग असे म्हणण्यास मी तुला पत्र लिखत आहे। इस तरह से, और बाकी लास्ट में हम अपने दिल से एड्रेस डालेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रेषक का भी एड्रेस नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर खालील पैकी कोणतेही एक कृती सोडवा। 2 कृतियाँ दी हुई है। नंबर 1 गद्य आकलन, यानी यहाँ पर हमको 4 सवालात बनाना है। 4 सवालात गद्य आकलन में होते हैं, बनाना होते हैं, जो 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, बहुत इजी होते हैं।
हम 4 सवालात की बजाय 5-6 सवालात बनाएंगे, ताकि अगर 2 सवालात गलत आ जाए तो 4 मार्क्स हमारे रिजर्व रहे 4 लाइन पर। तो गद्य आकलन में जो मोटी मोटी बातें हैं कि ऐसा सवाल बनाना है जिसका जवाब चेक करने वाले को एक जुमले में मिल जाए, आखिर में सवालिया निशान लगाना ज़रूरी है, सवालिया लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है और जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सवाल बना के छोड़ देना है। तो हम 4 सवालात बनाएंगे यहाँ पर। जैसे नंबर 1, पहली लाइन में से हम कैसे सवाल बनाएंगे, देखो, भ्रमणी ध्वनी हे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यंत्र असून याचा दूरसंचारासाठी उपयोग केला जातो। अब सवाल बनेगा, भ्रमणध्वनी हे कोणते उपकरण आहे। ठीक है, एक सवाल बन गया, सवाल या निशान हमने लगाया क्योंकि उसका जवाब रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। नंबर 2 सवाल, भ्रमणध्वनी कशासाठी उपयोग केला जातो। भ्रमणध्वनी का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका जवाब रहेगा दूरसंचारासाठी। देखो, एक ही लाइन में हमने 2 सवाल बना लिए। उसके बाद याला इंग्रजीमध्ये मोबाईल फोन किंवा सेल्युलर फोन सेल फोन असे म्हणतात। सवाल क्या बनेगा, भ्रमणध्वनी याला इंग्रजीमध्ये काय म्हणतात, तो उसका जवाब यही रहेगा जो हमने पढ़ा है। 3 सवाल बन गए। उसके बाद उसके आगे वाली लाइन है, देखो, भ्रमणध्वनीच्या साहाय्याने संभाषणाची व माहितीची देवाणघेवाण करता येते। सवाल बनेगा, भ्रमणध्वनीच्या साहाय्याने कशाची देवाणघेवाण करता येते। 4 बन गए, बहुत इजी। इसके अलावा भी हम बहुत सारे सवाल इस पर बना सकते हैं। हमने 3 लाइन में 4 सवाल बना लिए हैं, तो याद रखिए, इसको छोड़े नहीं है। उसके बाद खालील विषयावर मुद्द्यांच्या आधारे बातमी तैयार करा, यानी न्यूज़ रिपोर्टिंग हमको करना है। लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह से इजीली हम न्यूज़ रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो मैं दोबारा हम नहीं इसको देखेंगे। अगला सवाल है, खालीलपैकी कोणत्याही एक विषयावर निबंध का लेखन करा। 2 सवाल आएंगे निबंध लेखन के लिए, उसमें से आपको एक करना रहेगा, उस पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर 2 सवाल है, उसमें से हम एक सवाल को समझेंगे। मी मोबाईल बोलतो, मैं मोबाईल बोलता हूँ या विषयावर खालील मुद्द्यांच्या आधारे आत्मकथात्मक निबंध लिहा। मैं मोबाईल बोलता हूँ, इस मजमून पर मंदरजा झैल मुद्दों पर आत्मकथन यानी आप बीती लिखो और पॉइंट दिए हुए सदुपयोग यानी अच्छा इस्तेमाल, दुरुपयोग यानी गलत इस्तेमाल, कसे हाताड़ावे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, और शेवट आखिर, ये पॉइंट पर हमको निबंध लिखना है। मैं निबंध की मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ, ये निबंध आपको गाइड में से इजीली मिल जाएगा, लेकिन मोटी मोटी बातों पर आप याद रखेंगे कि निबंध लिखते वक्त हमेशा नए पेज से शुरू करना है आपको, और सबसे पहले उसका उन्वान देना है। उन्वान यानी टॉपिक। अब यहाँ पर टॉपिक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मी मोबाइल बोलतो, मैं मोबाइल बोलता हूँ, ये ऊपर हेडिंग लिखना है आपको और नीचे शुरू करना है। ठीक है, मजमून आपका 4 नंबर का है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यानी 10 से 12-15 लाइन लिखने की आप कोशिश करें ताकि मार्क्स ना कटे। इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व किया है। याद रखेंगे कि शुरू करते वक्त अभी आत्मकथन निबंध हम लिख रहे हैं, तो इसको शुरू हम कैसे करेंगे ये समझ लो आप। वर्णनात्मक निबंध और आत्मकथात्मक निबंध में थोड़ा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, अभी आत्मकथन निबंध में हमको मोबाइल खुद बन जाना पड़ता है। जैसे मैं आपको, मान लो ये आपका पेपर है, सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला मी मोबाइल बोलतो, तो मैं शुरुआत कैसे करूँगा, क्योंकि मुझे खुद को मोबाइल बन जाना है। हेलो, ओ हेलो, इकडे एका ना, तुम्ही मला ओळखता का, मी पूर्ण जगात खूप फेमस आहे, प्रत्येक माणूस माझा उपयोग करतो, माहीत मी कोण, अरे मी मोबाईल म्हणजे भ्रमणध्वनी। आता ओळखलास ना मला। इस तरह से हम शुरू करेंगे, यानी हर बार हम ऐसे बोलेंगे कि मैं मोबाइल हूँ, मुझे तुम पहचानते हो ना, अरे मेरा नाम तो मोबाइल है ना, अच्छा मुझे पहचान लिया आपने। यानी खुद वहाँ पर रहकर अपनों को मोबाइल के बारे में बताना पड़ता है। जहाँ पर जिस निबंध में आत्मकथन आ गया, मतलब वो चीज़ आपको बन जाना पड़ती है। जैसे फुलांची आत्मकथा तो आपको फूल बन जाना पड़ेगा, शाळेची आत्मकथा तो स्कूल आपको बन जाना पड़ेगा।
यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।